in which hydrogen is directly connected. Those solvent in hydrogen is directly connected with heteroatom. अगर हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो हेटेरोएटम के साथ, ऐसे सारे सॉल्वेंट्स को आप पोलर प्रोटिक सोलवेंट कहते हैं। प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। लाइक वाटर, वाटर आपके पास पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। मेथानोल, मेथानोल भी मेरा बच्चा पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्ट है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट है ऑक्सीजन के साथ। मेथानोल ले लो, एथानोल ले लो, कोई भी अल्कोहल ले लो, क्या होगी आपके पास? पोलर प्रोटिक होगी, पोलर प्रोटिक होगी आपके पास। ए प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है? हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। जब भी हाइड्रोजन डायरेक्टली, कोई एसिडिक वाली बात याद रखें, जब भी हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट होगा ना इनके साथ, हमेशा जो आपका सॉल्वेंट है वो पोलर। जब भी सल्फर के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट हो ऑक्सीजन के साथ, सॉल्वेंट आपका हमेशा पोलर प्रोटिक होगा। तो ऐसे सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट हो हेटेरोएटम के साथ, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ, उन सॉल्वेंट को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वाटर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर ए प्रोटिक में क्या होगा? ए का मतलब है एब्सेंट। जब हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट ना हो हेटेरोएटम के साथ, डायरेक्ट कनेक्शन देखना है आपने। लाइक एसीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट नहीं है, हेटेरोएटम के साथ कनेक्ट नहीं है, कार्बन के साथ कनेक्ट है। हेटेरोएटम के साथ कनेक्ट होंगे तो सोलवेंट प्रोटिक होगा, नहीं होंगे तो प्रोटिक होगा। एसीटोन पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट है। DMSO, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड कौन सा सोलवेंट होगा? जल्दी से बताना मुझे। DMSO जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। NMR अगर आपने कराया हो, इसी में कराते हैं, हर चीज को अंदर डिसॉल्व कर लेता है, पोलैरिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ सवाल लिया कर, जब भी डायरेक्टली कनेक्ट हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मैंने लिखे पोलर प्रोटिक। रीज ने बताया DMSO जो है पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि नहीं करता? जवेरिया से मैं इत्तेफाक करता हूँ। जवेरिया तबस्सुम की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। DMSO जो है पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट है। रीज अकबर, पोलर प्रोटिक कैसे हो गया ये? हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन है आपके पास, ये जो सल्फर है, क्या हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट है? नहीं, इनडायरेक्ट कनेक्शन है। हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ कनेक्ट है ना। तो ये आपके पास कौन सा होगा? पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट होगा, पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट होगा। यस सर, ए प्रोटिक, हाँ ए प्रोटिक सोलवेंट। चले, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। पोलर प्रोटिक सोलवेंट, हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट हो, हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है तो ए प्रोटिक। चले आगे मूव करते हैं, टाइम ज्यादा लगा रहे हैं हम, स्पीड पकड़ता हूँ, टाइम भी ज्यादा हो रहा है। रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन वाटर की यूज। जब भी रिएक्शन कराएंगे फिनोल का ब्रोमीन वाटर के साथ। अच्छा, आज के पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ है, MD कैट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिनोल का रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन वाटर के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। टू, वन नंबरिंग यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ये प्रोडक्ट बनेगा। और इस प्रोडक्ट के जो प्रेसिपिटेट होते हैं मेरा बच्चा, वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। अगर आपने डिटेक्शन करनी है कंपाउंड के अंदर जो है फिनोल है कि नहीं है, ब्रोमीन डालो वाटर की मौजूदगी में, ये प्रोडक्ट बने, वाइट प्रेसिपिटेट बने, इसका मतलब है आपके पास ब्रोमीन, इसका मतलब है आपके पास फिनोल है, वरना फिनोल मौजूद नहीं है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ये है। इसी कंपाउंड के अंदर अगर मैं ब्रोमीन डालूं, इसी कंपाउंड के अंदर अगर मैं ब्रोमीन डालूं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, क्या प्रोडक्ट बनेगा? सॉल्वेंट चेंज कर रहा हूँ, जल्दी से कौन बताएगा? बुक जिसने पढ़ी है वो मुझे बताएगा। फेडरल की बुक में लिखा हुआ है रिएक्शन। शाबाश जवेरिया, शाबाश। ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनोल बनेगा, शाबाश। इसीलिए कहता हूँ फेडरल की बुक पढ़ो, कुछ नहीं जाता, यकीन माने 10 से 15 मिनट। मेरे तो नहीं लगते 10 से 15 मिनट। मैंने भी नहीं पढ़ी फेडरल की बुक, मेरा ताल्लुक ही नहीं है फेडरल से, मेरा ताल्लुक तो पंजाब से है। अब जब मैं देखता हूँ तो 10-15 मिनट जो है मेरे मैक्सिमम लगते हैं। मुझे हर चीज़ तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना इस टाइम पे। अब आपकी जो है BS है आपकी, आपको तो हर चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे। एक एक लाइन पढ़े, मैक्सिमम जो है 15-20 मिनट लगाने चले। एक चैप्टर में 20 मिनट लगते हैं, दूसरे में 20 मिनट लगते हैं।
तो पढ़ें, बुक लाजमी पढ़ें। एफपीएससी की तैयारी मैं करा रहा हूँ, पीपीएससी मुख्तलिफ गेम है, वो बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ से जो है। एफपीएससी जो है बड़ा बड़ा ही बेसिक पेपर आएगा इसका, बड़ा ही बेसिक पेपर आएगा केमिस्ट्री का, आप इजीली कर जाएंगे उसको अगर बुक पढ़ेंगे। बुक तो पढ़े ना आप एक दफा। पेपर मैंने अपलोड भी किया है, उसको जाके एक दफा देखें भी सही, जाके चैनल के ऊपर जो है अभी जो बॉयज का हुआ 31 अगस्त को, वो अपलोड भी है। उसको एक नजर जाके देखेंगे क्वेश्चन आए कैसे थे वहां पे, बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे सारे, आप कवर कर जाएंगे सारे। हिम्मत करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह जो है कामयाब हो जाएंगे, पेपर बड़ा आसान आएगा। अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट, ईथर बिहेव एज अ, ईथर कैसे बिहेव करेंगी, ईथर, ईथर जो है आपके पास जनरल फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूँ, आर ओ आर, ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ऑक्सीजन के पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसी स्पीशीज जो लोन पेयर डोनर हो, लोन पेयर डोनर हो, लोन पेयर डोनर हो, ऐसी स्पीशीज जो लोन पेयर को डोनेट कर सके, वो आपके पास लेविस बेस कहलाती है। और ऐसी स्पीशीज जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, वो आपके पास जो है क्या कहलाती है, लेविस एसिड कहलाती है। चलें जल्दी से मुझे बताना, छोटी सी एग्जांपल लिखने लगा हूँ आपके सामने। H2O इंटू अमोनिया, प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। मुझे बताइएगा यहाँ पे क्या लेविस एसिड है, क्या लेविस बेस है। वाटर लेविस एसिड है, लेविस बेस है। अमोनिया लेविस एसिड है या लेविस बेस है, जल्दी से मुझे बताइएगा। लोन पेयर कौन डोनेट कर रहा है, लोन पेयर कौन डोनेट कर रहा है, अमोनिया डोनेट कर रही है या वाटर डोनेट कर रहा है, जल्दी से बताना। वाटर बेस है, नहीं बचा। ये मोहम्मद जो है इसने सही बताया, क्या नाम है, मैं पूरा देखता हूँ, एक मिनट दीजिए। मोहम्मद मुमताज ने बिल्कुल ठीक बताया, अमोनिया बेस है, वाटर एसिड है, शाबाश। सबा लियाकत गलती कर गई हो, वाटर बेस नहीं है, वाटर बेस नहीं है, स्ट्रक्चर खोल के लिखता हूँ, दोबारा देखो। HOH रिएक्शन करा रही हो अमोनिया के साथ, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अगर अमोनिया यहाँ पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा। डोनेशन किसने की, अमोनिया ने की। प्रोडक्ट को गौर से देखना था, NH4 पॉजिटिव बन रहा है। NH4 पॉजिटिव तभी बनेगा जब लोन पेयर नाइट्रोजन डोनेट करेगा। जो चीज डोनेट करेगी वो लेविस बेस होगी, लेविस बेस होगी, जो एक्सेप्ट करेगी वो लेविस एसिड होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ईथर जो है बेस के तौर पे भी एक्ट करती है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करती है, ये भी याद रखना है। न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल या तो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे व्यक्त करते हैं। चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आज जो है ना मुझे लगता है मैं डिस्कशन ज्यादा करा रहा हूँ। अच्छा, विच वन इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने तंग आ जाना समझने के, सर जो है आज हर चीज में लेके बैठ गई। चलें, विच वन इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से जो है कौन सी चीज कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, लैक्टिक एसिड, पिक्रिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, या नन ऑफ दिस। शाबाश। आज जो है ना, आज चूंकि मेरी भतीजी ने टेस्ट दिया था तो मैंने सारा पेपर देखा है MD कैड का, वहां पे जो है ना पिक्रिक एसिड आया हुआ है कि रिएक्शन ऑफ फिनोल विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव यू, क्या देता है आपके पास, पिक्रिक एसिड देता है। क्या फार्मूला होता है पिक्रिक एसिड का, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। 2 के ऊपर नाइट्रो लग जाता है, 4 के ऊपर नाइट्रो लग जाता है, और 6 के ऊपर जो है नाइट्रो लग जाता है। इस कंपाउंड को मेरा बच्चा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इस कंपाउंड को पिक्रिक एसिड कहते हैं। इस कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, पिक्रिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं है ना। लैक्टिक एसिड किसको कहते हैं, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड को लैक्टिक एसिड कहते हैं। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड को मेरा बच्चा लैक्टिक एसिड कहते हैं। ये जो है प्रोपानोइक एसिड है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड इज नोन एज लैक्टिक एसिड। सक्सेनिक एसिड इसको कहते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी जो है मैं OH लगा दूं, यहाँ पे भी मैं OH लगा दूं। ब्यूटेन डाइओइक एसिड जो है इसको आप सक्सेनिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। पिक्रिक एसिड में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद नहीं है। यहाँ पे पूछा गया था किस कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद नहीं है, पिक्रिक एसिड के अंदर नहीं है, बी ऑप्शन ठीक है। ऑक्सोनियम आयन इज फॉर्म्ड व्हेन, ऑक्सीजन इसका बताएं जल्दी से। अब ये भी जो है वही बताएगा जिसने बुक पढ़ी है फेडरल की। इज मच बेनिफिशियल, थैंक यू बच्चे, मैं कोशिश कर रहा हूँ जो है इसको, क्योंकि ऑर्गेनिक बच्चों को टफ लगती है। मैं एंड पे ना कोशिश भी करूंगा, ये सेशन जो है जब भी खत्म होगा इंशाल्लाह, मैं ना ये ऑर्गेनिक में जिन जिन को मसला है ना,
सेकंड ईयर या फर्स्ट सेकंड ईयर में जो ऑर्गेनिक है आपके पास फेडरल में, मैं ऐसे करूंगा, मैं लेक्चर भी दे दूंगा आप लोगों को जो है, लेक्चर जो है कैसे जो है, क्योंकि मैं चीज़ों को ना रटा रटा ना लगाने के हक में हूं, ना मैं लगवाता हूँ, मैं बस कंसेप्ट बताता हूँ बच्चों को, ये कॉन्सेप्ट है, फिर जब कंसेप्ट समझ आ जाए फिर चाहे कोई भी सवाल हो आप कर जाते हैं उसको। तो चलो मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता कि ये जो ऑर्गेनिक का जितना भी पोर्शन है आपके सेकेंड ईयर के अंदर, मैं शायद इसके ऊपर जो है ना आपको कोई ना कोई लेक्चर डिलीवर कर दूं टेस्ट के अलावा। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सोनियम आयन इज फॉर्म्ड। ऑक्सोनियम आयन कब बनता है? जब ऑक्सीजन के ऊपर मेरा बच्चा पॉजिटिव चार्ज आए, उसको ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है? एथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ, नहीं आता। फिनोल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, नहीं आता, फेनोक्साइड बनता है। ईथर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, आता है। ईथर, ये आप ROR, ये ईथर है। ईथर का रिएक्शन मेरा बच्चा कराओ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। एक चीज समझ लें, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, जब जिंदगी में आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का पता लग गया ना, फिर तो मैकेनिज्म जो है ऐसे जाता है, कोई भी मैकेनिज्म चुटकियों में जाता है। अब मुझे ये बता दो, इस कंपाउंड के अंदर ये जो कंपाउंड है ईथर जो है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा या इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, सब वादा नहीं करता, वादा टूट जाता है, कोशिश करूंगा। देखो सबने बताया व्हेन एलिमेंट मोर बॉन्ड्स, शाबाश शाबाश। देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल का बता दिया, नेगेटिव चार्ज जो है लोन पेयर और न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड, अब इसमें से देखो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, हाइड्रोजन होगा आयोडीन होगा? आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन की कम है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। केमिस्ट्री के अंदर हमेशा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर अटैक करता है। हाइड्रोजन दो बॉन्ड तो नहीं बना सकता, एज ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, क्या चीज बनेगी? ये R, ये O, ये R। इस ऑक्सीजन ने मेरा बच्चा, आप गौर से देखो, तीन बॉन्ड बना लिए, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इस स्पीशी को आप बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे सी है, राइट ऑप्शन सी है। विच कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव? एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड दिए हुए हैं, दो कीटोन दिए हुए हैं। रिएक्टिविटी आर्डर याद रखना है, बुक के अंदर गिवन भी था। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन के मुकाबले में, कीटोन के मुकाबले में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, एल्डिहाइड वाली कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ये वाली जो कार्बन है लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। जितनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की ज्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, आसान सा रूल है। जितना पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ज्यादा आएगा उतनी इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर बढ़ेगा, उतना अटैक इजी होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे तो हिसाब किताब एक जैसा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अल्काइल ग्रुप एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, दूसरा जो है कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर है उसको डिक्रीज करेगा। कीटोन की ये जो कार्बन है लेस इलेक्ट्रोफिलिक इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी हद तक डोनेट कर रहा है। सेकेंडली ये स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्रिएट कर रहा है। दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन करना है आपने, इन दोनों को तो निकाल दो, ये दोनों कीटोन थे, ये एल्डिहाइड था आपके पास। इन दोनों एल्डिहाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा मेरा बच्चा? मेथनॉल जो है वो आपके पास ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये एथेनॉल है आपके पास, और ये आपके पास जो है मेथनॉल है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्टेरिक हिंड्रेंस ना होने के बराबर, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ये कार्बन जो है आपके पास लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये वाला जो कंपाउंड है ज्यादा रिएक्टिव है। चले, जो समझ ना आए मुझे रोकना है, मुझे बताना है कि सर ये समझ नहीं आ रहा। हाँ मेथनॉल, शाबाश जी मेरे बच्चे। विच कंपाउंड विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? कौन सा कंपाउंड जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। डी, डी नहीं देगा, डी। हाँ, और कोई ट्राई करे, और कोई ट्राई करे। मैं तो इन लोगों से जो है ना, हाँ ये सही आया, सवाल लियाकत ने आंसर सही दिया, बाकी सबका गलत है, सबका गलत है। शाबाश, शाबाश। सवाल था कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब चलें, टाइम ना मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा। अब सवाल जो है वो सारे ऐसे आ गए जिस पे जो है ना डिस्कशन बनती ही बनती है। अभी आयोडोफॉर्म टेस्ट वाला आया हुआ है, फिर ये वाला आया हुआ है, क्या करें, एक मिनट मुझे देख लीजिए। ऐसे तो डिस्कशन जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी आज हमारी, जैसे हम लेके चल रहे हैं। मशवरा दीजिएगा, डिस्कशन ऐसे ही चलाएं या स्पीड पकड़े? आप लोग क्या राय देते हैं? या आप जो है घंटा वेट, घंटा जो है डिस्कशन सुनेंगे सारे?
अभी तो बहुत ज्यादा रहता है हमारा। अगर मैं ऐसे चलता रहा, चीजों को बताता रहा, तो डिस्कशन हमारी लंबी हो जाएगी। और मैं ऐसे भागना भी नहीं चाहता इन चीजों को डिस्कस किए बगैर। जब दी हुई है तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो है ना कोई इनका फायदा हो। टेस्ट आप दे रहे हैं तो डिस्कशन से जो है, सिर्फ ये सवाल आपको ना आए, कोई भी सवाल आपको आए तो आप कर लें उसको इजीली। हाँ, क्या मशवरा दे रहे हैं आप लोग? ऑर्गेनिक आराम से करते हैं। रिमशा ने कहा सर इजी है, पर समझाएं आराम से। चले चले, पर बहुत कंसेप्ट बेस है। चले जी, अभी मैं समझा देता हूँ। चलो, पेपर कंसेप्ट बेस था। पेपर बनाया जो मैंने खुद ने था, इसलिए कंसेप्ट बेस था। पीपीएससी में जो हम ले रहे हैं ना, वो सारे ऐसे ही ले रहे हैं, मतलब रट्टा चट्टा। तो खैर पीपीएससी में रट्टा भी आता है, वो ये तो नहीं है कि सारा पेपर जो है कंसेप्चुअल आता है। कुछ सवाल कंसेप्चुअल होते हैं, ज्यादा रट्टा होता है पीपीएससी के अंदर। तो वहां पे जो है मैं ऐसे सवाल देता हूँ टेस्ट के अंदर। जो बच्चे वहां पे इस क्लास में भी कुछ इनरोल हैं, वहां पे भी इनरोल हैं, तो उनको तो आइडिया होगा, वो तो मैनेज कर लेते हैं। कल ही जो है हमने इनको पढ़ा, बल्कि परसों जो है मैंने उनको पढ़ाया था आइडियो फार्म टेस्ट के बारे में, जो है डिटेल बताई थी कि आप इसको कैसे पहचानेंगे। चलो पढ़ते हैं इसको, आइडियो फार्म टेस्ट को। चार चीजें बताऊंगा आयोडो फार्म टेस्ट के हवाले से, कौन कौन से कंपाउंड आयोडो फार्म टेस्ट देते हैं, समझना है। फिर एफएससी वाले बच्चों को अगर पढ़ा रहे हो तो अच्छी तरीके से पढ़ाना है, रट्टा नहीं लगवाना। पहली चीज जो है, पहली चीज, अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो है आपके पास CH3 मौजूद है, मिथाइल कीटोन जिसे आप कहते हैं, तो हमेशा ये कंपाउंड जो है आपके पास आयोडो फार्म टेस्ट देगा। जब भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 आ जाए, जब भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 आ, टर्मिनल मिथाइल बोले, कार्बोनिल ग्रुप के साथ जब भी आपके पास देख टर्मिनल मिथाइल, तो अब यहाँ पे भी तो टर्मिनल मिथाइल है। C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये भी तो टर्मिनल मिथाइल ही हो गया। CH2 CH3, ये भी टर्मिनल मिथाइल ही हो गया। टर्मिनल मिथाइल कहना मुझे गलत लगता है। अगर कार्बोनिल के साथ वाला मिथाइल बोलेंगे फिर वो सही रहेगा। ऐसे तो ये भी टर्मिनल मिथाइल है, ये भी टर्मिनल मिथाइल है, ये तो एडोफार्म टेस्ट नहीं देता। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल आपके पास लगा हुआ है, तो वो कंपाउंड हमेशा आयोडोफार्म टेस्ट देगा। पहली चीज, हमेशा। हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 लगा हुआ है, वो हमेशा आयोडोफार्म टेस्ट देगा। लाइक आपके पास प्रोपानोन जो है, ये आपके पास आयोडोफार्म टेस्ट देगी। लाइक आपके पास एसिटल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड में जो है वाहिद एल्डिहाइड है जो आपके पास आयोडोफार्म टेस्ट देता है, वो एसिटल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में वाहिद एल्डिहाइड है जो आयोडोफार्म टेस्ट देता है, क्या नाम है उसका? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड है, जिसको आप आयुपैक नेम में एथनल बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही कंपाउंड जो है आयोडोफार्म टेस्ट देता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी अल्कोहल जो है वो आयोडोफार्म टेस्ट देगी? मैथ एथनॉल जो है पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा है। एथनॉल जो है वो आयोडोफार्म टेस्ट देती है, बस पढ़ा है। कोई रीजन बता सकता है क्यों देती है एथनॉल आयोडोफार्म टेस्ट? नहीं देती। नॉट क्यों आयोडोफार्म, एथनॉल नहीं देती आयोडोफार्म टेस्ट। मैंने तो पढ़ाई देती है, पैराडोल की बुक में भी लिखा हुआ है बच्चा। हाँ, एथनॉल कौन बताएगा मुझे? अगर अनम्यूट करके बता सकते हो तो बताओ। वाई एथनॉल गिव आयोडोफार्म टेस्ट? किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एथनॉल आयोडोफार्म टेस्ट देती है? आप कैसे पढ़ाते हैं क्लास में इसको? कोई, किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता? नॉट गिव आयोडोफार्म, एथनॉल मेरा बच्चा आयोडोफार्म टेस्ट देती है, देती है। चलो मैं बता देता हूँ। अब मैं बताऊंगा तो याद रखना है आपने, बच्चों को फिर ऐसे ही पढ़ाना है। अगर रिएक्शन याद हो, अगर आपको कंडीशन याद हो आयोडोफार्म रिएक्शन की, आप क्या ऐड करते हैं इसमें? आयोडीन यूज कर लें या ब्रोमीन यूज कर लें, मैं आयोडीन लेके चल रहा हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में आप यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में यूज करते हैं। आयोडीन जो है मेरा बच्चा, ये कौन सा एजेंट है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयोडीन जो है ये आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? ये कम वक्त क्या करेगा? ये रिएक्शन के दौरान जो है, ये जो अल्कोहल है, ये कौन सी अल्कोहल है मुझे जल्दी से बताना है। एथेनॉल कौन सी अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है? जल्दी से बताना, जल्दी से। प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। चले, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा ये बता दो। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एथेनॉल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? जल्दी से बता दो। एल्डिहाइड बनेगा, शाबाश। कौन सा एल्डिहाइड बनेगा?
दो कार्बन वाली अल्कोहल है तो दो कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा। क्या नाम होगा दो कार्बन वाले एल्डिहाइड का? एथानल होगा। अब देखो, एथानल बन रहा है। कार्बोनिल के साथ एक कंडीशन बताई थी, कार्बोनिल के साथ CH3 आएगा तो हमेशा जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये कार्बोनिल के साथ CH3 आ गया, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। एथेनॉल इसीलिए जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है। आयोडीन डाल रहे हैं रिएक्शन कंडीशन के दौरान, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करके एसिटल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, एसिटल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो कार्बोनिल के साथ CH3 आ गए, इसीलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है। याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं। चलो, दूसरी चीज आप लोगों ने पढ़ी, दूसरी चीज आप लोगों ने पढ़ी, सेकेंडरी अल्कोहल जो है हमेशा आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है। आप लोगों ने पढ़ी होगी सेकेंडरी अल्कोहल। हर सेकेंडरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती, ये भी याद रखें। हर सेकेंडरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती। कौन सी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगी? जैसे मिसाल के तौर पे ये है, OH के साथ CHOH के साथ जो लगा है, अगर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यही अल्कोहल जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगी। कौन सी अल्कोहल है ये मेरा बच्चा गौर से देखो। OH जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये कार्बन जो है इधर भी कार्बन के साथ कनेक्ट है, इधर भी कार्बन के साथ कनेक्ट है, सेकेंडरी अल्कोहल है। आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर आप आयोडीन ऐड करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, क्या बनता है आपके पास? आयोडोफॉर्म बनते हैं CHI3, येलो प्रेसिपिटेट होते हैं इस कंपाउंड के। अच्छा मुझे गौर से बताओ, गौर से बताओ, ये कौन सी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। रीजन वही है सारी कुछ, आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? जल्दी से बताना मुझे, जल्दी से बताना, टाइम बड़ा निकल रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, टाइम ज्यादा मैं लगा रहा हूँ। कीटोन बनती है, शाबाश। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनती है, और ऑक्सीडेशन आप लोगों ने पढ़ा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इन दोनों में हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल बाहर करूँ, यहाँ से C डबल बॉन्ड O लगा दूं, यहाँ पे CH3 लगा दूं, तो मेरे बच्चा ये क्या बन जाएगी? ये कीटोन बन जाएगी पहले ही। अब ये कीटोन बन गई है। अब देखो कार्बोनिल के साथ CH3 आ गया है, अब ये जो है भाग के आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगी, भाग के जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगी। एथेनॉल देगी, टू प्रोपानोल। टू प्रोपानोल का क्या फार्मूला होगा? प्रोपानोल पहले का 5 कार्बन, सॉरी 3 कार्बन लगाओ, यहाँ पे जो है ये OH लगाओ, यहाँ पे जो है ये CH3 आ गया, यहाँ पे ये CH3 आ गया, यहाँ पे ये H आ गया। आयोडीन यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन होगी, सेकेंडरी अल्कोहल है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, भाग के आयोडोफॉर्म टेस्ट देगी। ये भी देगी, ये भी देगी। व्हाट अबाउट थर्ड वन? 3 पेंटानोल। अच्छा 3 पेंटानोल से पहले पहले मैं 2 पेंटानोन के ऊपर आता हूँ। 2 पेंटानोन, नोन का मतलब है कीटोन है। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है 1 ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे देखो कार्बन के साथ CH3 आ गया, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगी। ये वाली नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 3 के ऊपर OH लगा हुआ है, यहाँ पे ये H है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है। मुझे जल्दी से बताना कौन सी अल्कोहल है? जल्दी से मुझे बताना कौन सी अल्कोहल है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? जल्दी से बताना, जल्दी से। सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन बनती है। ये हाइड्रोजन निकालो, ये हाइड्रोजन निकालो, बाहर करो, क्या बना दो? कार्बन लगा दो। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 एज इट इज, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH3 एज इट इज। कंडीशन क्या थी? कार्बोनिल के साथ CH3 लगा होना चाहिए, यहाँ तो कार्बोनिल के साथ CH2 है, इधर भी CH2 है। ये कंपाउंड कैसे हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा? ऑल दो ये भी सेकेंडरी अल्कोहल। देखो रीजन बता दी, हर सेकेंडरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी, वो देगी जिसके साथ OH, जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है उसके साथ CH3 लगा हुआ है। लाइक 2 प्रोपानोल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगी, 3 पेंटानोल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी। रीजन समझ आई? रीजन समझ आई? हर किसी को याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं? रट्टा तो नहीं लगवाओगे कि एथेनॉल देती है, मेथनॉल नहीं देती, या सेकेंडरी अल्कोहल देती है, ये नहीं देती? याद रहेगा सबको? जल्दी से बताओ, याद रहेगा, भूल जाएगा? चलो ऐसे ही पढ़ाना है बच्चों को, रट्टा नहीं लगवाना। ऑर्गेनिक में रट्टा है भी नहीं, रट्टा ना लगवाना। चलो, एल्डिहाइड एंड कीटोन। दोबारा एक और सवाल आ गया, रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। ये मौजूद है इसलिए मुझे देना पड़ा, वरना मैं देता ना इसको। एल्डिहाइड और कीटोन, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, मैं ऐसे लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। एल्डिहाइड को, सॉरी कीटोन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये मैंने कीटोन लिख दिया। कीटोन का रिएक्शन मेरा बच्चा मैं करवाने लगा हूँ हाइड्रोक्सल अमीन के साथ, NH2OH। इस कंपाउंड को हाइड्रोक्सल अमीन कहते हैं, ये हाइड्रोक्सल, ये अमीन।
जब भी मेरा बच्चा एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन आप हाइड्रोक्सल अमीन के साथ कराएंगे जिंदगी में, हमेशा याद रखना है, जब भी अमीन हो, जब भी दो हाइड्रोजन हो, यहाँ पे ऑक्सीजन हो, हमेशा रिमूवल ऑफ वाटर आपने कर देना आंखें बंद करके। हमेशा क्या करना है, H2O पानी निकाल के बाहर करना है आपने सबसे पहले तो। बाकी क्या करना है, ये आर एज इट इज पड़ा है आपके पास, ये कार्बन भी एज इट इज पड़ी है, ये कार्बन भी एज इट इज पड़ी है, ये डबल बॉन्ड भी आपके एज इट इज पड़ा है। क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन भाग गई, यहाँ से हाइड्रोजन भाग गया, क्या बचा, NOH बचा। मेरा बच्चा इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, ऑक्साइम कहते हैं, ऑक्साइम। ऑक्सोनियम आयन कुछ और था, वो तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज था। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, इस कंपाउंड को मेरा बच्चा, इस फंक्शनल ग्रुप को आप कहते हैं ऑक्साइम। चले साथ साथ बता देता हूँ, अब पढ़ा रहा हूँ तो, जब भी आप एल्डिहाइड या कीटोन का मेरा बच्चा रिएक्शन कराएंगे प्राइमरी अमीन के साथ, प्राइमरी अमीन के साथ, ये प्राइमरी अमीन है, रिमूवल ऑफ वाटर करो, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये C एज इट इज, ये R एज इट इज, ये R एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये N, ये R। क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, गौर से देखो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे R अब CH3 होगा आपके पास, OH नहीं हो सकता। इस कंपाउंड को मेरा बच्चा कहते हैं इमीन। जब भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ करवाओगे, प्राइमरी अमीन लाइक CH3NH2, CH3NH2, मिथाइल अमीन के साथ कराओगे, हमेशा इमीन फॉर्मेशन होगी। जब भी जिंदगी में आप एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन मेरा बच्चा कराओगे सेकेंडरी अमीन के साथ, ये N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे मैंने R लगा दिया। चलो देखो 10 मिनट, दोबारा वो कह रहा है कि टाइमर आ गया, 10 मिनट रह गई है दूसरी क्लास में। चलो मैं थोड़ी ना स्पीड ज्यादा पकड़ूंगा। ये सेकेंडरी अमीन है, एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन सेकेंडरी अमीन के साथ कराओगे, क्या बनेगा आपके पास, इन अमीन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे R, यहाँ पे R। इस कंपाउंड को मेरा बच्चा कहते हैं एनामीन या इन अमीन। पढ़ लो। जो चीज़ आपने याद रखनी है जिंदगी में, वो ये याद रखनी है कि एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जब प्राइमरी अमीन के साथ करोगे इमीन बनेगी, सेकेंडरी अमीन के साथ करोगे इन अमीन बनेगी, जब भी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सल अमीन के साथ करोगे ऑक्साइन बनेगी। तीन चीजें याद रखनी है, भूलना नहीं है जिंदगी में अभी। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, ऑक्साइन की फॉर्मेशन। मैंने इमीन का भी बता दिया, इन अमीन का भी बता दिया। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ थ्री पेंटानोन विद हाइड्राजीन एंड KOH। थ्री पेंटानोन का फार्मूला लिखो, कीटोन है, 5 कार्बन लगाओ, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मैंने लगा दी। कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है 1 बता रहा है कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बन नंबर 3 के ऊपर है। थ्री पेंटानोन जो है, इस कंपाउंड को आप कहते हैं थ्री पेंटानोन। इस कंपाउंड का रिएक्शन गौर से देखना है, हाइड्राजीन के साथ करवाना है, हाइड्राजीन N2H4 किसकी मौजूदगी में, KOH की मौजूदगी में। जरा मुझे रिएक्शन का नाम तो बता दो, मुझे जरा रिएक्शन का नाम तो बता दो। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, शाबाश जवेरिया बच्चे, वुल्फ किश्नर रिडक्शन है ये, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन जब भी आपको पढ़ाई गई होगी, आपको बताया गया होगा कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन के अंदर आप करते क्या है, कार्बोनिल ग्रुप को मेरा बच्चा, जब भी जिंदगी में आपको कभी कार्बोनिल ग्रुप को जो है CH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना हो, CH2 ग्रुप को आप कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। तो आप वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी कर सकते हैं, आप क्लेमेंसन रिडक्शन भी कर सकते हैं। तो बाकी चीजें जो हैं सारी एज इट इज रहेंगी, CH3 एज इट इज रहेगा, CH2 एज इट इज रहेगा। ये वाली जो कार्बन है, कार्बन कार्बन मेरा बच्चा, ये CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी आपके पास क्या रहेगा पीछे, CH2 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 CH2। तो 5 कार्बन वाली अल्केन बन जाएगी, जिसको आप पेंटेन कहते हैं। FSC में रिएक्शन लिखा हुआ है, फेडरल में भी लिखा हुआ है, जो टेस्ट में दिया वहां पे भी लिखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मोल्स किश्नर रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ये आपको आनी चाहिए। क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक अमलगम HCl। एल्डिहाइड और ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड आर द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ। एल्डिहाइड जो है किस चीज का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, किसकी ऑक्सीडेशन से बनता है, प्राइमरी अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल की। तो अभी तो हम बहुत डिटेल से मैं बता चुका हूँ, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं होती। aldol condensation is not successful with
एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है एल्डोल रिएक्शन के अंदर। तो कौन सी जो है, एल्डोल कंडेंसेशन इज नॉट सक्सेसफुल विद कंपाउंड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। तब सक्सेसफुल नहीं होगी जब कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास है 28 है। द कलर ऑफ आयोडोफार्म, आयोडोफार्म जो है उसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। राइट ऑप्शन आपके पास सही है। स्पीड बढ़ाता हूँ थोड़ी सी, आपने साथ देना है मेरा। कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कैनिजारो रिएक्शन जो है वो कंपाउंड आपके पास नहीं देते जिनके पास अल्फा हाइड। अच्छा, कैनिजारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं, पहले तो ये याद रखें। कैनिजारो रिएक्शन वो कंपाउंड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन जिन कंपाउंड में एब्सेंट होगा वो कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देंगे। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर देखो, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। एसीटल्डिहाइड के अंदर देखो, एसीटल्डिहाइड जो है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ये कंपाउंड जो है बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH लगा दो। इस कंपाउंड में भी जो है अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है, अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है। ट्राई मिथाइल एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के साथ CH3 लगा दूं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राई मिथाइल। इस कार्बन के साथ तीन मिथाइल लगे हुए हैं, तीन मिथाइल लगे हुए हैं, CH3 ये कंपाउंड जो है ट्राई मिथाइल एसीटल्डिहाइड है। देखो ये इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये कंपाउंड भी कैनिजारो रिएक्शन देगा, ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा, ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा, ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, ये तो एल्डोल रिएक्शन देगा। राइट ऑप्शन जो है आपके पास भी है। इतने सारे कमेंट कर दिए। अच्छा सी बताया है, चलो है। सी किसका बताया जिन लोगों ने, सी बताया था लास्ट वाले का, सी नहीं है। एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड जो है वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता, एसीटल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता। ठीक है। अच्छा, जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए जो है जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2nO। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पे ये देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है आपके पास। कितनी कार्बन है आपके पास, तीन कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड के अंदर, इस पहले वाले कंपाउंड के अंदर एन की वैल्यू 3 पुट करो, एच कितने हो जाएंगे, 6, और ओ हो जाएगा C3H6O। इसका मतलब है पहला वाला फार्मूला जो है ये पूरा उतरता है। राइट ऑप्शन आपके पास है ये। चलो, सिनोनिम ऑफ एस्ट्यूट, एस्ट्यूट मेरा बच्चा कहते हैं शार्प को। शार्प ऐसा बंदा जो शार्प हो, क्लेवर हो, और यहाँ पे जो है स्टूपिड तो नहीं हो सकता, फुलिश भी नहीं हो सकता। श्रीउड जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है। वाइस, दाना जो है, ऐसा आदमी जो वाइस हो, अक्लमंद हो, शातिर हो, क्लेवर हो, उसके लिए जो है आप एस्ट्यूट का वर्ड जो है यूज करते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो बी है, श्रीउड जो है वो ऑप्शन है। एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ बून, बून मेरा बच्चा कहते हैं ब्लेसिंग को, नेमत को कहते हैं बून। तो ब्लेसिंग तो सिनोनिम हो गया, एसेट भी जो आपके पास उसी मदद मदद में आ गया। कर्स जो है वो लानत को कहते हैं, कर्स लानत को कहते हैं। एड भी मदद को कहते हैं। तो एंटोनिम पूछा है, बून ब्लेसिंग को कहते हैं, कर्स लानत को कहते हैं। तो राइट ऑप्शन मेरा बच्चा सी हो जाएगा आपके पास, 33C, सॉरी 33 का सी आ गया आपके पास। 34, सिनोनिम ऑफ बर्निश, बर्निश, बर्निश के सिनोनिम क्या है, डल है, एक्रोमेटिक है, पॉलिश है, या कलरलेस है। देखो आज से आपने एक काम करना है, आप ना सुबह के टाइम कहते हो घर वालों से पॉलिश कर दो, पॉलिश माई शूज, पॉलिश माई शूज। आज के बाद ना आपने हमेशा वर्ड यूज करना है, प्लीज बर्निश माई शूज, बर्निश माई शूज। अब थोड़ा अपडेट कर लो अपने आप को ना, अपग्रेड कर लो। पॉलिश तो बोलते आए हो इतने सालों से, पॉलिश ना बोलो, बर्निश बोलो, बर्निश। प्लीज बर्निश माई शूज, बर्निश का मतलब होता है पॉलिश करना, चमकाना किसी चीज को। डल का मतलब तो है, डल, डल आपका पता है। एक्रोमेटिक का मतलब भी जो है कलरलेस, बेरंग चीज को कहते हैं। ये भी आपके पास बेरंग से चीज को कहते हैं कलरलेस। एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक पहले भी आ चुका है। डल, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है मेरा बच्चा वो पॉलिश है। बर्निश का मतलब होता है पॉलिश, किसी चीज को चमका देना। नेक्स्ट है आपके पास एंटोनिम ऑफ बेवल्डराइज, इसका एंटोनिम क्या होता है, बेवल्डराइज कहते हैं सेंसरशिप को,
सेंसरशिप को जो है बोल्डराइज कहते हैं। कोई भी चीज, जैसे इमरान खान के खिलाफ जो है मीडियम इस टाइम बोल्डराइजनेस है, सेंसरशिप है, उसके खिलाफ जो है कोई भी अगर खबर लगवानी हो, इमरान खान का नाम आप यूज नहीं होता, सेंसरशिप लगाई हुई है मीडिया अथॉरिटी ने, जो है पैमरा ने जो है उसके ऊपर। तो सेंसरशिप का एंटोनिम पूछा है, मतलब सेंसरशिप हटा लो तो क्या हो जाएगा, अनकट। बोल्डराइज का सिनोनिम क्या होगा, कट। कट कर देना, किसी के नाम को कट कर देना। एंटोनिम पूछा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, अनकट। अनकट। चलो आगे 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 आगे, 2 1 मिनट बाकी है, मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ूंगा। 1 मिनट रह गया है। हाँ हिम्मत है सब में, 9 लोग रह गए हो। चलें आगे, आगे चलें, 10 भी बज गए। लिंक दोबारा भेजना पड़ेगा, आगे चलें या बस करें, जल्दी से बताओ। मैं तो कह रहा हूँ खत्म कर लेते हैं, थोड़े से एमसीक्यूज रह गए, 10 12 एमसीक्यूज रह गए पीछे सारे। चलो मैं फिर ना लिंक भेजता हूँ, क्योंकि मीटिंग जो है ये एंड होने वाली है, आप लोग जल्दी से ज्वाइन करो। ज्वाइन जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी जो है हम इसको खत्म करेंगे। 15 एक एमसीक्यूज रह गए, उनको जो है, क्योंकि अब बेसिक बेसिक से एमसीक्यूज उनको हम जल्दी डिस्कस करेंगे। तो मैं लिंक जो है शेयर कर रहा हूँ दोबारा, जल्दी से ज्वाइन करो, जल्दी से हम इसको खत्म करते हैं यार। हाँ कंडीशन चेंज के लिए बिल्कुल ऐसी है बच्ची, कंडीशन चेंज जब भी आप कर रहे हो, कोई पहली हालत कोई और है, अब हालत चेंज हो गई है, तो आप जो है इनटू का वर्ड यूज करेंगे, इनटू का हमेशा। बर्ड्स आर सिटिंग ऑन एट द ब्रांचेस ऑफ ट्री, इन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, इनटू द ब्रांचेस ऑफ ट्री। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ऑन कब लगेगा और इन कब लगेगा, चलो ये बता दो। क्या लगाया, ऑन लगाया, शाबाश जवेरिया बच्चे। देखो आसान सा तरीका, ऑन जब आप यूज करते हो जब सरफेस टच हो, जब सरफेस टच हो जाए, सरफेस टच हो जाए जब किसी भी चीज के साथ, जैसे बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री आएगा। ये जो बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, वो क्या है, वो बैठे हुए हैं किसके ऊपर, ब्रांचेस ऑफ ट्री, मीन्स उनके जो पंजे हैं वो सरफेस के साथ, जो दरख्त की जो शाखें हैं उनके साथ टच है। जब भी कोई चीज टच हो ना आपके पास, तब आप जो प्रीपोजिशन है ऑन यूज करते हो, सरफेस टच। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल आप यूज करोगे, बुक जो टेबल के ऊपर पड़ी है आपके पास, सरफेस टच है ना बुक की जो है टेबल के साथ, जब भी सरफेस टच हो जाए आपने प्रीपोजिशन ऑन यूज करना है। इन जो है वो आपको लोकेशन बताता है, इन जो है वो आपको क्या बताता है, लोकेशन जब आपने बतानी हो आप इन यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन आपके पास सी है, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। आगे मूव करते हैं, डिस्कशन ज्यादा लंबी नहीं करते। पेपर इज मेड, पेपर इज मेड ऑफ वुड या पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। मेड के साथ ना मेरे बच्चे 2 प्रीपोजिशन यूज होती है, मेड ऑफ वुड भी होता है, मेड फ्रॉम वुड भी होता है। मुझे बताइएगा मेड ऑफ कब लगेगा और मेड फ्रॉम कब लगेगा, जल्दी से बताइएगा, पता किसी को, मेड ऑफ। देखो मेड ऑफ जो है, मेड ऑफ जो है तब आप लगाते हैं जब मटेरियल जो है वो आपके पास क्या हो, विजिबल। मेड फ्रॉम तब लगाते हैं जब मटेरियल जो है वो आपके पास इनविजिबल हो, इनविजिबल हो, मटेरियल इनविजिबल हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, पेपर जो है वो कह रहा है लकड़ी से बना है, पेपर के अंदर लकड़ी नजर आ रही है आपको, नहीं आ रही। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आप यूज करेंगे वो यहाँ पे फ्रॉम यूज करेंगे, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। क्योंकि मटेरियल जो है, जो पेपर है वो तो विजिबल, उसके अंदर तो आप नहीं देख सकते ना कि लकड़ी उसके अंदर है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कहता चेयर इज मेड, तो फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन आती है ऑफ, क्योंकि वुड के अंदर तो साफ चीज नजर आती है ना आपको। जब मटेरियल विजिबल हो तो मेड के साथ ऑफ आएगा, जब मटेरियल इनविजिबल हो तो मेड के साथ फ्रॉम आएगा। पेपर इनविजिबल, पेपर के अंदर जो लकड़ी है वो आपको नजर तो नहीं आ रही ना, पेपर बनता तो लकड़ी से ही है ना आपके पास, कागज जो है। तो इसके अंदर जो है आपके पास क्या है, मटेरियल इनविजिबल है तो फ्रॉम आएगा, राइट ऑप्शन आपके पास भी है। चलो जी आगे चलते हैं, शुक्र है इंग्लिश खत्म हुई, ब्लूम टैक्सोनॉमी आई। इफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व्स, इफेक्टिव डोमेन जो है आपके पास लास्ट टाइम भी बताया, कोग्निटिव डोमेन मेंटल से ताल्लुक है, ब्रेन से ताल्लुक है, कोग्निटिव डोमेन का आपकी फीलिंग से साथ ताल्लुक है, आपके हार्ट से ताल्लुक है, आपकी इमोशंस के साथ ताल्लुक है। राइट ऑप्शन मेरा बच्चा सी है आपके पास, मैनर और इमोशंस। 39C। द सेकेंड एरिया और लेवल ऑफ द इफेक्टिव डोमेन इज विच ऑफ द फॉलोइंग। सेकेंड एरिया है या लेवल है आपके पास इफेक्टिव डोमेन का, वो कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। सेकंड जो है एरिया वो कौन सा है, जल्दी से बताइए अगर बुक आपने पढ़ी है। अच्छा एक चीज माजरत में करता हूँ कि मैं जो है लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर सका,
फर्स्ट लेक्चर जो है वो तो मैंने दिया था ब्लूम टेक्सोनोमी के ऊपर, जो है इसमें कॉग्निटिव को मैंने बताया। इधर जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, यकीन माने बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हालांकि मैंने जो है मटेरियल बनाया हुआ था, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल जो है उसको समराइज फॉर्म में, जो है ज़्यादा लेंथी ना करूँ, टू द पॉइंट जो है उसको लेके चलूँ। वादा नहीं करता, 2-3 दिन तक जो है इंशाल्लाह आपको वीडियो मिलेगी 15 से 20 मिनट की, आप उसको देखिएगा, आपको लाजमी फ़ायदा होगा। क्योंकि मुझे तो पता है कि आप मुझको ना इस डिस्कशन के हवाले से जो है, या आपकी कुछ नॉलेज जो है इनके हवाले से स्टिल अभी आप कंफ्यूजन का मुब्तला होंगे इसमें, अफेक्टिव डोमेन और जो आपके पास साइकोमेट्रिक डोमेन है इसके अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि मैंने मटेरियल तो बना लिया था, बस वो टाइम नहीं मिला प्रेजेंट करने का उसको हवाले से, तो मैं इंशाल्लाह प्रेजेंट करूंगा उसको। आप सुनिएगा, आपको फायदा होगा, मैं दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। द सेकेंड एरिया और लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन, पहला रिसीविंग होता है मेरा बच्चा, दूसरा रिस्पॉन्डिंग होता है। क्लास में बच्चे बैठे हैं, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, पहले तो मैं देखूंगा वो मेरी बात को रिसीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं उनको समझा रहा हूँ कि जो मैं उनको समझा रहा हूँ वो सुम्मुन बुकमुन उम्युन बन के तो नहीं बैठे हुए, जैसे मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे पता है मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि आप जो है आज रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप एक्टिव होकर बैठे हैं, मेरी बात को रिसीव कर रहे हैं, तो जो है आप फिर बाद में रिस्पॉन्ड भी तो कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस भी तो पूछ रहे हैं। पहला लेवल रिसीविंग होता है, पहले आप रिसीव करते हो, जब आपको समझ आ जाती है फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो, आप कुछ नहीं करते हो। तो पहला लेवल जो है इफेक्टिव डोमेन का वो रिसीविंग है, सेकंड लेवल जो है वो आपके पास रिस्पॉन्डिंग है। राइट ऑप्शन डी है। मेरा बच्चा सेकंड लेवल का पूछा गया था यहाँ से, यहाँ आपके पास, तो सेकंड लेवल जो है आपके पास रिस्पॉन्डिंग है। डी जो है वो आपके पास करेक्ट। मैं कोशिश करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी एक्सप्लेन करूंगा इन चीज़ों को। अच्छा, साइकोमीटर डोमेन, टेंशन जो है आजकल ना, काम जो है यकीन माने बहुत बर्डन है मेरे ऊपर, जो है एक ये सेशन, फिर पीपीएससी का सेशन, फिर जो है मैं बाहर के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। यूएस के बच्चे हैं मेरे पास, कनाडा के बच्चे हैं, यूएई के बच्चे हैं, मतलब बड़ी ना टफ रूटीन है। फिर मैं खुद जो है कॉलेज भी पढ़ाने जाता हूँ, तो कॉलेज जो है बाई चांस, खुशकिस्मती कह लें, बदकिस्मती के हैं बल्कि, वो 50 किलोमीटर ना मेरे घर से दूर है। तो मतलब 2 घंटे मेरे जाने के लगते हैं, 2 घंटे आने के लगते हैं, क्योंकि रोड सारा टूटा हुआ है। तो मतलब 4 घंटे तो मेरे इसी में जो है ट्रैवलिंग में जो है वो गुजर जाते हैं। तो बस रूटीन इस टाइम हेक्टिक है थोड़ी सी, जो है ना इंशाल्लाह जो है आगे, आज कुछ मेहनत कर रहे हैं तो कल जो है ना, मुझे उम्मीद इसी पे है ना, इसलिए मतलब मेहनत करता है ना, कल जो है अच्छा वक्त आएगा। तो आप भी इसीलिए जो है मैं कहता हूँ कि आप हिम्मत करें, पढ़ें, नेक नियति से पढ़ें, अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया तो नहीं करता ना। जब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम कैसे जो है पास करेंगे इन टेस्ट को। इतने सारी बच्ची है, इतने सारे बच्चियों ने जो है, और बच्चियों ने जो है रब्ता किया, सर जी 6 सीटें हैं, बच्चियों ने स्पेशली रब्ता किया, सर 6 सीटें, हमारा तो बनेगा ही नहीं, हमारा तो एडमिशन ही नहीं होगा इसके अंदर, टेस्ट ही क्लियर नहीं होगा। मैंने कहा आप अप्लाई ना करो। जब आपको अपने ऊपर ही एतमाद नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका होगा कि नहीं होगा, तो आप जो है फिर रहने दो। पहली चीज तो ये होती है ना, सेल्फ जो है, आपको अपने ऊपर एतमाद ही नहीं है, तो फिर आप जो है क्यों जा रहे हो टेस्ट के अंदर। एक ही देखो ना, सीट तो 6 है, लेन तो इंसान ही लेगा ना, कोई आगे हैवान तो नहीं लेगा उन सीटों को आगे, या कोई कोई अननेचुरल सुपरफिशियल चीज आगे जो है उन सीटों को लेगी, इंसान ही लेनी है ना आगे वो सीटें। तो अपने ऊपर जो है सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखो कि आप जो है, जब और भी ले सकते हो तो आप भी ले सकते हो ना उन सीटों को जाके। सबसे पहले अपने ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस रखोगे तो आगे कामयाब होगे जिंदगी के अंदर। और कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट या डाउन ग्रेड जो है, डिग्रेड जो है, कभी भी ना क्या करो जिंदगी में। कोई नहीं है, हर किसी की इंसान की नेचर और है, साइकी और है, दिमाग अल्लाह ने हर किसी को एक जैसा दिया है। इस पे कभी ये ना कहना कि इसका दिमाग शार्प है, इसका ये है, इसका वो है, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये तो हमने अपनी बनाई हुई है, हमने जो है पाकिस्तानी होता, अच्छा ये जो है सही है, इसका दिमाग चलता है, इसका नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ता है उसका दिमाग चलता है, जो पढ़ेगा तो वो चीज़ें आएंगी ना। अगर आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आप आंसर कर रहे हो, अगर नहीं पढ़ी होती फिर आप आंसर कहाँ पे करते हो। पढ़ना पढ़ने से आता है, हमारे टीचर कहते थे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, पढ़ना पढ़ने से आता है कामरान, ऐसे नहीं आता। पढ़ोगे तो आपको जो है खुद आप रिस्पॉन्ड करोगे क्लास के अंदर। चले आगे चलते हैं, साइकोमीटर डोमेन ऑफ द ब्लूम टेक्सोनोमी, बातें फिर कभी होती रहेंगी, सेशन बहुत ज्यादा पड़ा है अभी। साइकोमीटर डोमेन जो है उसके अंदर आप किसको डील करते हैं, इन्वॉल्व लर्निंग, नॉलेज नहीं, मैनर नहीं, फिजिकल मूवमेंट जो है उसको आप डील करते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, डी है। फिजिकल मूवमेंट मीन जिस्मानी ताल्लुक जो है उसको आप ताल्लुक करते हैं। देखें, जब भी आप लर्निंग कर रहे होते हैं तो 2 चीजें जो है, बल्कि 3 चीजें जो है वो बहुत जरूरी हैं। एक तो दिमाग है, और एक आपकी जो जिस्मानी कंडीशन है, जिस्मानी हालत जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल करती है। अगर दिमाग का कनेक्शन जो है आपके जिस्म के साथ ख़त्म कर दिया जाए तो दोनों जो है बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, लर्निंग जो है ज़ीरो हो जाएगी आपकी। तो दिमाग जो है उसको
वो क्या करता है रिस्पॉन्ड, वो हार्ट को करता है, हार्ट जो है फिर जिस्म के साथ कनेक्ट है। जब ये सारी चीजें जो हैं, दिमाग, दिल और जिस्म जो है, जब ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे तो लर्निंग जो है आपकी इफेक्टिव हो जाएगी। ब्रेन, हार्ट, हैंड, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे हो जाए। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन आपके पास फिजिकल मूवमेंट है। Organizing values into priority by contrasting different values lie in which category of affective domain? Affective domain की किस कैटेगरी में आएंगी? बिल्कुल जो है स्लाइड्स आपको भेजी थी, किसने बताया? सी के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही मेरे बच्चे, सी के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग का वर्ड ही आ रहा है, अगर इसने ना भी पढ़ा हो तो वो तुक्का भी लगा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर आपके पास आएगी, ऑप्शन सी जो है वो आपके पास करेक्ट है। लिसन टू टीचर और ट्रेनर लाई इन विच कैटेगरी ऑफ द अफेक्टिव डोमेन? आप जो है एक टीचर को लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? रिसीविंग के अंदर आएगा, करेक्टराइजेशन के अंदर आएगा, वैल्यूइंग के अंदर आएगा, या ऑल के अंदर आएगा? तो मेरा बच्चा लिसन जब कर रहे हैं, रिसीविंग के अंदर आएगा। टीचर बोल रहा है क्लास में खड़ा होकर, आप उसको रिसीव कर रहे हैं, उसकी बातों को जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक जैसे अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस टाइम रिसीवर है, आप मेरी जो बातें उनको रिसीव कर रहे हैं। जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे आप फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो टीचर जो है, लिसन टू द टीचर, जब आप टीचर की बात को सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। किस कैटेगरी में आता है? पहली पहली कैटेगरी जो है इफेक्टिव डोमेन की, रिसीविंग, उसके अंदर आएगा। द सिंपलेस्ट स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, सबसे जो सादा या सबसे लोवेस्ट स्किल जो है वो आपके पास क्या है? रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग सबसे लोवेस्ट स्किल जो है कॉग्निटिव डोमेन की, वो लर्न, वो रिमेम्बरिंग है। लाइक पूछा जाए आज जो है टेस्ट किस चीज का हुआ, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टेस्ट हुआ, आप फौरन से बताएंगे ये आपकी रिमेम्बरिंग है, ये आपकी क्या है? रिमेम्बरिंग है। अंडरस्टैंडिंग कब बनेगी? अंडरस्टैंडिंग कब बनेगी? जब आप जो है बुक खोलेंगे, इन सारी चीजों के ऊपर नॉलेज जो है इनको डिटेल से पढ़ेंगे। इनको डिटेल्स जब आप पढ़ेंगे तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सिंपलेस्ट लेवल जो है कोग्निटिव डोमेन का वो आपके पास क्या है? रिमेम्बरिंग है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, ब्लूम टैक्सोनॉमी। साइंस वाले बच्चों के लिए बड़ी बच्चों वाली चीज है ये। ब्लूम टैक्सोनॉमी होगी, टीचिंग मेथड, टीचर जो है, तो आप सारे लोग जो है कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही रहे होगे, या स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल के अंदर। तो टीचर जो है आप जैसे पढ़ाते हो वही टीचिंग मेथड के अंदर आता है। वही क्लासरूम, जो नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा होगा आगे, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है। फिर जो है लास्ट आ जाएगा टीचिंग टेक्निक्स, पढ़ाने के तरीके क्या है। वो 4 मॉड्यूल में बेसिक बेसिक से बेसिक्स क्लियर हो जाएगी, तो फिर आप हायर लेवल की भी कर लोगे। इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। थिंकिंग का ताल्लुक किससे है मेरे बच्चा? ब्रेन से है। किस डोमेन में आएगा? साइकोमीटर में नहीं आएगा, इफेक्टिव में नहीं आएगा, कोग्निटिव डोमेन के अंदर आएगा। राइट ऑप्शन सी है। इंटेलेक्चुअल स्किल का ताल्लुक ब्रेन से है, मेंटल से है, कोग्निटिव डोमेन के अंदर आएगा। एटीट्यूड, लर्निंग एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, कोग्निटिव डोमेन के अंदर आएगा। इवेल्युएशन डोमेन तो होती नहीं है। साइकोमीटर या इफेक्टिव किसके अंदर आएगा? जल्दी से बताओ। इफेक्टिव के अंदर आएगा। जवेरी ने बताया, एक्सीलेंट, डी जो है वो आपके पास ठीक है। द इफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय, इफेक्टिव डोमेन जो है, अब वहां पे नहीं दिया था मैंने नोट्स के अंदर, मुझे पता है इस चीज का, लेकिन जो है मैंने कुछ बाहर से भी चीजें देनी थी, डेफिनेटली सी बात है। इफेक्टिव डोमेन जो है वाज क्लासिफाइड, किसने क्लासिफाइड की? कैरोथेल ने जो है वो क्लासिफाई की। कब की थी मेरा बच्चा? 1964 के अंदर जो है क्लासिफाई की थी इसने। कोग्निटिव डोमेन जो है वो किसने की थी? बेंजामिन ने की थी। कब की थी? 1956 के अंदर की थी। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय कैराथोल, तब की थी 1964 के अंदर। शायद नीचे ऑप्शन भी आ जाए। इफेक्टिव डोमेन इज डिवाइड, इफेक्टिव डोमेन को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। जल्दी करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया है। द साइकोमीटर डोमेन वाज क्लासिफाइड, अच्छा साइकोमीटर जो है ये किसने क्लासिफाई की? सिम्पसन ने। कब की थी? 1964 के अंदर, 72 के अंदर, 82 के अंदर, 92 के अंदर, क्या लगाया? 90 के अंदर क्या लगाया आप लोगों ने? जल्दी से बताइएगा। सिम्पसन ने जो है कब क्लासिफाई किया था? डी, बी के अंदर, शाबाश, बी के अंदर। बी के अंदर थोड़ा सा ना आप एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया करें। बी के अंदर जो है 1952 के अंदर। तो साइकोमीटर डोमेन किसने की? सिम्पसन ने की। कब की? 1972 के अंदर। अभी पीछे पड़ा इफेक्टिव डोमेन, वो किसने की? कैरोथल ने की। कब की? 1964 के अंदर। कोग्निटिव डोमेन किसने क्लासिफाई किया उसको? किसने क्रिएट किया, किसने क्लासिफाई किया उसको? बेंजामिन ने किया। कब किया? 1956 के अंदर। तीनों याद होनी चाहिए आपको, तीनों में गलती नहीं होनी चाहिए। ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल,
मटेरियल को ब्रेक डाउन करना इनटू कंपोनेंट्स, इनटू पार्ट्स, टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फिर आपने आइडेंटिफाई करना, क्या कहलाएगा। एप्लीकेशन में तो आप चीज़ अप्लाई करते हैं, कंप्रीहेंशन में अंडरस्टैंड करते हैं, सिंथेसिस में क्रिएट करते हैं, एनालिसिस में आएगा। एनालिसिस में आप क्या करते हैं, एनालिसिस का आसान सा मतलब है तज्जिया करना, किसी भी चीज़ का तज्जिया करना। तो तब आप तज्जिया करते हैं तो आप जो है हर चीज़ को जो है फ्रेगमेंट्स में तोड़ तोड़ के जो है उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं हर चीज़ को जो है, ताकि इंडिविजुअल पार्ट को जो आप स्टडी कर सकें। राइट ऑप्शन जो है 50 का वो आपके पास ही है। इन विच ईयर डिड कैराथल डिवाइड द इफेक्टिव डोमेन इनटू सब ग्रुप, किस ईयर के अंदर कैराथल ने जो है डिवाइड किया, 1964 के अंदर। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है, बता चुका हूँ ऊपर। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू इफेक्टिव डोमेन, जो ऑब्जेक्टिव जो है मेन पर्पज है इफेक्टिव डोमेन का, वो क्या है आपके पास। स्टूडेंट कैन पेंट अ पिक्चर, नहीं। स्टूडेंट कैन ड्रा अ ग्राफ, नहीं। स्टूडेंट कैन राइट अ लेटर, नहीं। स्टूडेंट वैल्यूज होनेस्टी, ये जो है मेन पर्पज है आपके पास इफेक्टिव डोमेन का। मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मकसद जो है स्टूडेंट वैल्यूज होनेस्टी। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजीशन एट द अपर मोस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन इफेक्टिव डोमेन। अपर मोस्ट लेवल जो है इफेक्टिव डोमेन के अंदर मेरा बच्चा वो क्या है। इफेक्टिव डोमेन के अंदर जो हाईएस्ट लेवल, अपर मोस्ट लेवल वो आपके पास करेक्टराइजेशन है। करेक्टराइजेशन जो है वो अपर मोस्ट लेवल है, बिल्कुल ऐसे ही जवेरिया। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। तो डिस्कशन जो है वो समाप्त हुई यहाँ पे जाके जो है डिटेल से जो है मैंने अपनी कोशिश की, जितनी मैं एनर्जी डाल सकता था वो मैंने डिस्कशन कराई। लेक्चर जो है वो कल इंशाल्लाह शेयर। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मटेरियल है, अब सुबह तक का टाइम दीजिएगा। सुबह मैं कोशिश करूंगा अर्ली इन द मॉर्निंग जो 6-7 बजे जो है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट का मटेरियल, नेक्स्ट टेस्ट मेरे ख्याल से 2 छुट्टियों के बाद है। उसको स्टडी करें, उसको गो थ्रू करें हर लिहाज से जो है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो, अपने दुआओं में जो है याद रखिएगा। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट डिस्कशन में जो है आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।